हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। किसका? नीट 2024 फिजिक्स के पेपर का, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 31 से लेके कहाँ तक? 40 तक। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है वो क्या आने वाला है? देखो, विजिबिलिटी क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का आने वाला है वो क्या है? ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 5 sin pi t plus pi by 3 meter represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of motion respectively are। जो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड होंगे रिस्पेक्टिवली वो क्या होंगे, इस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो क्या होने वाला है? देखो, सबसे पहली बात हमको क्या दिया है? x इक्वल्स टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। चलो, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से हमको दिख रहा है कि a कौन है? 5 है। तो 5 और ये यूनिट क्या लगी है? मीटर। तो अब देखो यहाँ पे 5 के साथ क्या है? सेंटीमीटर। 5 के साथ सेंटीमीटर, 5 के साथ मीटर, 5 के साथ मीटर, माने ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। इन दो ऑप्शंस का खेल क्या हो गया? खत्म। अब बचे ये दो। इन दो में हमको देखना है कि हमारा काम किससे सेट होने वाला है। तो ध्यान से देखो, अब ये कौन बैठा? पाई। ये कौन बैठा? ओमेगा। हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, या 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें टाइम पीरियड की बात करनी है। 2 पाई बाई टी, और ओमेगा दिया कितना है? पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो टी बराबर कितना आ गया? 2। टी बराबर क्या आ गया? 2। तो टी बराबर 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 5 मीटर एंड 2 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the axis force required to take it away from the surface। देखो, एक्सिस फोर्स की बात कर रहा है। एक्सिस फोर्स हमको बताना है क्या होता है? सरफेस टी इंटू 2 पाई आर। टी की वैल्यू दी है 0.07 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14, और आर, आर हमको दिया है कितना? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर मतलब डिवाइड कर दो 100 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर में। चलो, अब इसको करना है हमें सॉल्व। तो डेसिमल हटाओ, नीचे कितने जीरो? यहाँ से 2 जीरो आ गए, और इसको लगभग एज्यूम अगर कर लेंगे हम 3.1, तो कितना आएगा? 7 इंटू 3 7 इंटू 2 इंटू 3.1 इंटू 4.5 डिवाइड बाय कितना हो गया? 10 टू द पावर 4। तो इसको 10 पावर 4 को ऊपर ले गए, -4। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको, चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश ही कर लेते हैं। कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे? 7 2 जा 14, और 14 इंटू 3 करेंगे तो 14 इंटू 3.1, लगभग में आंसर अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो 43 मान लेते हैं। 43 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको ले लिया 4.5, और ये 10 टू द पावर -4 है। अब 45 इंटू 3 करेंगे तो आएगा, 45 इंटू 3 करो तो 135, 135 का 5 कैरी 13, 45 4 जा 18, और 18 और 13 कितना होगा? 18 और 13। ज्यादा पहुंच गए क्या हम लोग? 14 42 43 4.5, 4.5 इंटू 43, अगर यहाँ पे डेसिमल कंसीडर कर लेते और इसको कर दे 4 5 20,
माने 20 के आसपास समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगा, एक डेसिमल इधर खिसकाया अगर, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, तो कोई 2 के आसपास है, इंटू 10⁻3 1.98। तो आंसर क्या होगा हमारा 1.98 होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। माने कैलकुलेशन करने के जो तरीका है उनके पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो टाइम क्या होगा, थोड़ा किल होने की संभावना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 3.14 को 3.1 ट्रीट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे 14 3 कितना होता है 42। तो हमने थोड़ा सा, क्योंकि 14 भी था तो बढ़ा लिया उसको 4.3। अब हमने देखा कि 20 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 4.3 था, यहाँ पे 4.5 था। अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया 5, तो इसको थोड़ा बढ़ाया, इसको थोड़ा घटाया, तो लगभग आसपास के आंसर पे हम लोग, देखो एग्जैक्ट आंसर पे तो नहीं पहुंचोगे लेकिन लगभग आसपास के आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻³ 1.98 माने लगभग 2 मिली न्यूटन क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ, बहुत ही सुंदर अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन। किसका है? तो देखो, ये है हमारा नैंड गेट, ये है हमारा नॉर गेट। सिंगल इनपुट का नैंड हो और सिंगल इनपुट का नॉर हो तो वो किसकी तरह काम करते हैं, नॉट गेट की तरह। सिंगल इनपुट का नॉर, सिंगल इनपुट का नैंड किसकी तरह काम करते हैं, नॉट गेट की तरह। तो ये क्या बन जाएगा, ए बार। ऐसे ये क्या बन जाएगा, बी बार। अब ए बार और बी बार आ रहे हैं किस पे, किसके ऊपर, फिर से नॉर के ऊपर। तो ए बार और बी बार किसके ऊपर आ रहे हैं, नॉर के ऊपर। नॉर माने प्लस करके कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन थ्योरम से इसको खोला तो ए बार बार डॉट बी बार बार, बार पे बार कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आया ए बी। और ये क्या होता है, ए एंड बी, माने ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। कौन सा गेट है हमारा, एंड गेट है, ठीक। चलो आगे आओ। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A क्या कह रहा है, कह रहा है the potential V at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole, मोमेंट दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर प्लस माइनस 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये हो सकता है। चलो, तो हमें निकालना है V। क्या निकालना है, V। V का फॉर्मूला अगर हम लोग डाइपोल की वजह से देखें तो क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ P अपॉन R स्क्वायर। तो P कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। 2 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो क्या यही दिख रहा है यहाँ पे, देखो यही दिख रहा है, हाँ। चलो, अब डिपेंड करेगा चार्ज पे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, इसमें कोई दुख दर्द नहीं है। माने असर्शन ए तो सही हो गया, तो ए ट्रू ए ट्रू ए ट्रू ए फॉल्स, माने एक ऑप्शन चौथा वाला कट गया कि हाँ भैया ये तो नहीं हो सकता। अब आओ दूसरे पे, v का फॉर्मूला क्या दिया, 2p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। नहीं, ये क्या होता है, p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। इसका मतलब a सही है और r क्या है, गलत है। a सही है, r गलत है, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन सा वाला, a इज ट्रू बट r इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या कह रहा, ए व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which of the following options is correct? P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively. देखो, कभी भी कोई व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या रोलिंग माने रोटेट कर रहा है तभी तो रोलिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसकी बीच वाला जो पॉइंट है सेंटर, उसकी हमको लीनियर स्पीड दी है, कितनी है, v है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो जो इसका लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट क्या करने वाला है, घूमने वाला है। तो जब ये घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी v प्लस कुछ रोलिंग वेलोसिटी आएगी, माने ओमेगा आएगा। तो ओमेगा क्या नहीं, इसमें क्या होगी, एक और वेलोसिटी ऐड होगी, कौन सी, r ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे v क्या हो गया, 0।
अब तुम खुद बताओ कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो तुम्हें दिख रहा है कि P के पास ज्यादा वेलोसिटी है, Q के पास कम है, तो पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आ जाओ। आगे बढ़े तो तुमने देखा कि कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो करंट। क्या कोई करंट नहीं होती कैपेसिटर की प्लेट के बीच में? तो ये तो गलत बात हो गई, कैसा नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। Displacement current of magnitude equal to I flows in direction opposite to that of I. Displacement current of magnitude greater than I flows but can be in any direction। नहीं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो इक्वल होती है किसके? I के, और सेम डायरेक्शन में क्या करती है? फ्लो करती है। सेम डायरेक्शन में क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक, आ जाओ आगे। आगे आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। ध्यान से देखो क्या कह रहा। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। क्या क्या नहीं है? दे आर ट्रांसफर्स इन नेचर। तो ये भैया हम लोग जानते हैं कि ये बात तो एकदम सर्वथा सत्य है कि जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कैसी होती है? ट्रांसफर्स होती है इन नेचर। ठीक है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये सही बात है? हाँ, ये भी बात सही है। तो ये भावुक क्यों हो गया पेन हमारा? तीसरा पॉइंट कह रहा दे ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू 1/μ0 ε0। ये तो भीषण सही बात है, ये तो बचपन से निकालते चले आ रहा हो, प्रूव किया था बचपन में कि C इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। ये प्रूव करके आए थे। इसका मतलब चौथा तो अपने आप ही गलत हो गया, लेकिन गलत क्यों हो गया इस पर फोकस करो। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो चलते हैं उनके साथ ओरिजिनेट नहीं करती, बल्कि कब करती है? जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, माने कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिनेट करेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 गलत है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? हमारे ऑप्शन सही है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, अगला सवाल कह रहा है कि ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक आई पीस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसी चीज पे ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? डिस्टेंट है पे। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शो वो करना है हमको, फाइंड आउट करना है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैग्नीफाइंग पावर। तो ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सीधे सीधे क्या करता है ना, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ कितना दिया है? 140। एफ ई कितना दिया है? 5। डिवाइड करा दो, 5 2 और 8 28। क्या कहीं हमारे पास है? हाँ है। कौन बैठा? देखो ये बैठा 28। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, माने जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है? 28 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया। आगे बढ़े, बहुत ही सुंदर सवाल देखने को मिल गया। इस सवाल को करने का एक सुंदर सा भी ट्रिक बताया जाएगा। देखो हमको दिख रहा है कि टू हीटर्स A and B have power rating 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to fixed power source. The ratio of power outputs for these two cases is। तो सबसे पहली बात हमको दिया है, क्या दिया हमको? कि PA और PB कितना है? 1/2 है। और हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक, अगर V कांस्टेंट है, अगर क्या है? V कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब PA/PB होगा RB/RA। बोलो सही बात है कि नहीं? तो यहां से क्या शिक्षा मिल रही कि RA इक्वल्स टू RB। अब अगर इन दोनों रेजिस्टर को
आर ए और आर बी को किस में कनेक्ट कराएंगे, सीरीज में। तुम सीरीज में कनेक्ट करा दो इनको, सीरीज में कनेक्ट कराओगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी। आर ए आर बी को तुमने ऐड किया, आर ए तो 2 आर बी है और आर बी खुद आर बी है, तो ये कितना हो गया 3 आर बी। उसके बाद अगर आरपी की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, आरपी की, तो इसको कैसे जोड़ोगे, 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ए, 1 अपॉन आर ए की वैल्यू 2 आर बी, फिर 1 अपॉन आर बी, एलसीएम लिया कितना आया 2 आर बी, तो ऊपर 1 यहाँ पे 2, तो कितना आ गया आरपी कितना आ गया 2/3 आर बी। ये कहानी पहुंच गई। अब हम निकालेंगे पी एस अपॉन पीपी। तो पी एस अपॉन पीपी करोगे तो क्या होगा, पी एस अपॉन पीपी करेंगे तो फिर से आरपी अपॉन आर एस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, आरपी अपॉन आर एस, आरपी अपॉन आर एस। तो चलो आरपी की वैल्यू कितनी है 2/3, ये दिख रहा है 2/3 आर बी, 2/3 आर बी यहाँ आ रहा है, और आर एस कितना है 3 आर बी। तो आरबी से आरबी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 3 9, 2/9। ये कौन है, पी एस अपॉन पीपी। पी एस अपॉन पीपी क्या है 2/9। ठीक है, तो क्या अपने पास ऑप्शन है, हाँ है 2/9 ये बैठा है। अब बात आई कि क्या इतना लंबा सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें नहीं। अब क्या करेंगे, देखो सीधे सीधे क्या करना है कि इस 2 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें, इस 2 का मल्टीप्लाई करा दिए इसमें, तो ये क्या हो गया ऊपर, ऊपर क्या हो गया 2, नीचे क्या करना है 2 + 1, 2 को 1 में ऐड किया कितना आया 3, 3 का क्या कर दो स्क्वायर, तो कितना आ गया 9, तो 2/9 डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, दोबारा देखो क्या करना था, हमको पावर दी है कितनी कितनी, पावर दी थी हमको, एक पावर थी पी ए कितनी 1, पी बी कितनी थी 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, पहले एक बार मल्टीप्लाई फिर प्लस करा के स्क्वायर, तो पी एस अपॉन पी पी जो होगा वो क्या होगा 2 1 2 अपॉन 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। मान लो ये होता 2 ये होता 5, तो क्या होता 5 2 10 और 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर क्या होता 10:49। ठीक, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इसमें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो तो हम लोग आ गए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया 40th। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टी वर्सेस वी ऑफ एन आइडियल गैस वेयर टी इज टेम्परेचर एंड वी इज वॉल्यूम। टी क्या है, टेम्परेचर है, वी क्या है, वॉल्यूम है हमारा। All at 3 pressures P1, P2 and P3 compared with those of Charles law represented as dotted lines। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम किसके लिए ज़्यादा मिल रहा है, देखो इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तो वॉल्यूम ज़्यादा है किसका, V1 का। V1 के लिए क्या देख रहे हैं, नहीं एक मिनट, V3 का वॉल्यूम देखो यहाँ पे, V3 इस जो 0.3 है इसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर V2 के लिए, फिर V1 के लिए। तो प्रेशर की कहानी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P3। तो क्या ऐसा हमको कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ठीक, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का समाप्त। तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं हम लोग अपने Q10 सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।